दोस्तों यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स की जब बात आए तो उसमें आप मैपिंग को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर इस वीडियो को जब आप कंप्लीट देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी में कितने पूछे जाते हैं। जहां पर आप इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात करो या फिर नेशनली इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात करो या फिर मैप की एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बारे में आप डिस्कशन कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आपको हमेशा एक रेलेवेंस दिखेगी कि क्यों यूपीएससी क्वेश्चन बार बार पूछती है। और देखो एक चीज बताता हूं, जब पूरे देश को या पूरी दुनिया के साथ में आप अपनी एंगेजमेंट की बात करो तो लोकेशंस का आइडिया तो होना देखो एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती ही है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 21 साल के टोटल जितने भी डिफरेंट मैनर में आपके मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप इस वीडियो में अच्छे से देख पाएंगे और हम समझेंगे कि क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहती है, किस तरीके से एक साल में आया हुआ क्वेश्चन उसके ऑप्शंस अगले साल के ऑप्शंस तो बन जाते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन बन जाता है ऑप्शन। ये भी एक अपने आप में तगड़ा एक कहते ना कि ट्रिक खेला जाता है। तो ऐसे में एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में हमें हमारी तैयारी करनी चाहिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो आगे बढ़े उससे पहले देखो जो लोग भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना उन लोगों के लिए सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2026 रन कराया जा रहा है। इसमें क्या है कि आप लोगों के लिए बेस्ट टीम जो है वो फाइनलाइज की गई है जो आपको पढ़ा रही है। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी को एक अच्छा पुश देने के लिए। बाकी डिटेल्स हैं वो आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फिर बात आती है आपको चाहिए होती है पीडीएफ्स। तो देखो मेरे वीडियो की जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आपको इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद में वहां पर मिल जाएगी। वहीं पर वीडियो का लिंक भी देता हूं और पीडीएफ भी शेयर कर देता हूं, तो आप मुझे यहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं 2025 का जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। क्वेश्चन देखो आप, ये 22वां नंबर का क्वेश्चन था, शायद ए सीरीज थी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है जिससे मैंने क्वेश्चन पिक किया था। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, जिसमें एक तरफ तो आपके बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पैराग्वे, वेनेजुएला ये नाम दिए हुए हैं। पूछा क्या है, एंडीज माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज। आप एक बार पॉज करो और सोचो इसके बारे में और अपना आंसर तैयार करो। अब यहां से क्या आइडिया लग गया कि वर्ल्ड की जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो कौन कौन से कंट्रीज में फैली हुई है, कहां कहां पर उनकी इंपॉर्टेंट जो आप कहो हाईएस्ट पीक्स हैं वो लोकेटेड हैं। इनसे संबंधित आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रेम हो जाना चाहिए और वो आपकी रिसर्च का एक अलग ही एस्पेक्ट तैयार हो गया। अब क्या करना है, एक ब्लैंक मैप लेना है वर्ल्ड का, अलग अलग इंटरनेशनली जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनको देखते हुए उनका जो स्प्रेड है वो कौन कौन से कंट्रीज में वो हमें हाईलाइट कर लेना है। सिंपल सा आइडिया लग गया। अब देखो इसमें अगर हम एंडीज माउंटेन्स की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे ना तो बोलीविया भी आ जाता है, आपका कोलंबिया भी आ गया, इसमें आपका इक्वेडोर भी आ गया, वेनेजुएला भी आ गया। लेकिन दो कंट्रीज जो हैं वो जो मोर और लेस आपका हो प्लेन एरिया के तौर पे कंसीडर होते हैं, एक तो ब्राजील और एक पैराग्वे। तो इसका मतलब आपके चार ऐसे कंट्रीज हैं जिनके थ्रू आपकी एंडीज जो है वो पास होती है। अब आप यहां पर इस एंडीज माउंटेन रेंज को देख सकते हैं। यहां पर अर्जेंटीना में भी इसका एरिया फैला हुआ है, चिली तो पूरा का पूरा माउंटेनस कोर्स के पैरेलली फैला हुआ है, बोलीविया में भी इसका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है एंडीज का, पेरू के थ्रू पास हो रहा है, इक्वेडोर के थ्रू, कोलंबिया के थ्रू और अल्टीमेटली नॉर्थ में आप देख सकते हैं वेनेजुएला तक जाता है। यहां पर ब्राजील की बात कर लो और इधर ये पैराग्वे है। इन दोनों कंट्रीज में इसका कोई प्रेवलेंस दिखाई नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ना तो पैराग्वे में है ना ब्राजील में। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए पीवाईक्यूज जरूर देखने होते हैं। इसी 2025 का क्वेश्चन आया था, पूछा क्या गया है, इक्वेटर कौन कौन सी इन तीनों में से कौन सी वाटर बॉडीज के थ्रू पास हो रही है। इसका मतलब अब की बार इक्वेटर पूछ लिया तो हो सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी पूछा जा सकता है, या फिर जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन है आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो पूछ ली जाए। ये चीज हमें नॉर्मली देखनी है। आर्कटिक सर्कल को लेकर के बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनी हुई है, तो आर्कटिक को लेकर के भी आपका इस पे क्वेश्चन बनना चाहिए दिमाग में और उस पर रिसर्च होनी चाहिए। समझ गए? तो अब आप देखो यहां पर लेक टंगेनिका, लेक
टोनले सैप और पेटोस लेगून, ये तीन वाटर बॉडीज का नाम ले लिया। अब आप यहां पर देखो, अगर आपने अफ्रीका का मैप, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट इंडिया का मैप, और अब अगर आपने ब्राजीलियन मैप अच्छे से देखा है, तो इन लेक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, देखो यहां पर अगर इतना डिटेल में जाएंगे तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहां पर काम आएगी आपकी पैसिव लर्निंग। वो क्या है, सिंपल सी बात है कि हमें ये देख लेना है इक्वेटर कौन कौन से कंट्रीज, कौन कौन से वाटर बॉडीज के थ्रू पास होती है, और वहां पर क्या ये तीनों में से कोई नाम आ रहा है। अगर हां तो लगा दो उसके हिसाब से आंसर, नहीं तो हटा दो आंसर। तो इस तरीके से जब तीनों को हम देखेंगे ना मैप वाइज, तो एक में से भी आपको इक्वेटर पास होती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखो ये लेक तंगनिका है यहां पर, ठीक है, इक्वेटर के साउथ में लोकेटेड है। यहां पर ये लेक आपकी टेनलो सॉप जो कि कंबोडिया में लोकेटेड है। यहां पर आप देखो 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के भी नॉर्थ में लोकेटेड है, तो इक्वेटर का पास होना कहां पॉसिबल है। फिर आ जाओ आप ब्राजील में, ये रही लेक पेटोस लगून। यहां पर देखो ये कहां पर आ रही है, 30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। यहां तो इक्वेटर तो और नॉर्थ में गई। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर ये तीनों लेक्स का नाम आपको ध्यान था कि नहीं था, लेकिन अगर आपको इक्वेटर कौन कौन सी वाटर बॉडीज के थ्रू पास हो रहा है वो अगर ध्यान है, तो इन क्वेश्चन को इजीली एलिमिनेशन के बेसिस पे दिमाग लगा के आप डील कर सकते हो। अगला सवाल देख लो, कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज, यूके, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ये पूछा है, पूछा क्या गया, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। देखो हमारे यहां पर भी तो हम एक तरीके से आप देखते हो कि हमारा टाइम जोन 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे डिसाइडेड है, ठीक है, इलाहाबाद के पास से जो पास होती है वहां से। लेकिन आप देखो कि जब हमारे यहां पर टाइम जोन को रीफ्रेम करना, उस पर अपडेट करने की बात हुई, तो ये क्वेश्चन अपने आप रेलेवेंट हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, देखो टाइम जोन बेस्ड ऐसे तो क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां पर एक रेफरेंस दिया है कि 4 टाइम जोन से ज्यादा वाले। इसका मतलब आप क्या देखते हो कि जब मामला टाइम जोन का हाईलाइट रहा न्यूज में, तो उस टाइम पर हमें यह देखने की जरूरत थी, या ऐसा हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि यार हाईएस्ट टाइम जोन्स कौन कौन से कंट्रीज में है। जैसे फ्रांस में सबसे ज्यादा है, फिर रशिया में आ जाता है, यूएसए में आ जाता है, ठीक है। फिर बात आती है कि यार यूके, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ये तो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इनके पास में क्या 4 से ज्यादा टाइम जोन हो सकती है। देखो ये चीज बिल्कुल मत भूलना कि कॉलोनियल जो टेरिटरीज हैं वो अभी भी मोर और लेस इन कंट्रीज के अंडर में आती हैं। तो इस वजह से जब टाइम जोन को हम उठा करके देखेंगे हाईएस्ट टाइम जोन्स को, तो ये 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास में 4 से ज्यादा टाइम जोन है। ब्राजील इकलौता ऐसा है इस पूरी लिस्ट में जिसके पास में एग्जैक्टली 4 टाइम जोन है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, मोर देन 4 टाइम जोन्स। तो उस तरीके से आपको यहां जवाब देना। और इसमें आप यहां देख सकते हो कि यूके का पोर्शन एक टाइम जोन में है, लेकिन जब हम अलग अलग एरिया में जाकर के यूके की टेरिटरीज को देखना स्टार्ट करें, तब हमें समझ में आएगा कि नहीं भाई, यूके इतने से एरिया में नहीं है, बहुत फैला हुआ है और टाइम जोन्स भी बहुत ज्यादा हैं यहां पे। तो यहां पर हमें केवल एक रेंज के लिए पूछा था। तो कभी भी आप कोई भी नई डेवलपमेंट देखो तो उसमें मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया है ना, और मिनिमम का जो क्राइटेरिया, उसको तो आप कम से कम नजर से निकाल दिया करो, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके, राइट। तो इसका मतलब सिंपल सा है, ओनली 4। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंट रीजन्स और उनका एसोसिएशन किस कंट्री से है, जैसे कि मोलरका, नॉर्मेंडी और सर्डिनिया। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले सीजन में, मतलब आपके प्रीलिम्स 2025 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें सीज करवाए थे, ध्यान से समझना, सीज करवाए थे। और उन सीज में मैंने मेडिटेरेनियन सी को बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराया था। और उसमें आप देखोगे तो ये सर्डिनिया, मलोरका, ये रीजन्स मोर और लेस वहां पर हाईलाइटेड थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोर और लेस आप देख सकते हो कि चीजें तो पुरानी है। मेडिटेरेनियन सी का बेस जो था पहले क्वेश्चन का, उसमें क्या होता था, ज्यादातर क्वेश्चन आते थे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी से, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन है मिडिल ईस्ट वाला, वहां पर। लेकिन अब की बार यहां से ये तीनों रीजन है, ये कहां से पूछ लिए, वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। इसका मतलब वाटर बॉडीज वाला जो क्वेश्चन होता है हमारा, वो हमारा अच्छे से तैयार होना चाहिए। शर्त यह है कि उसमें क्वेश्चन हम अलग अलग तरीके से खुद फ्रेम करके तैयारी करें। तो इनको अगर मैच कराने की कोशिश करोगे ना, तो कोई सा भी प्रॉपर्ली मैच नहीं है। क्योंकि मेलोरका की बात करो तो ये तो ये है स्पेन में, पूछा गया है, करेक्टली मैचिंग से पूछा गया है।
नॉर्मेंडी की बात करो तो ये आपका फ्रांस में चला जाता है, और सर्डिनिया की बात करो तो सर्डिनिया पिडमोंट का नाम तो मुझे लगता है आपने हिस्ट्री की जब 10th क्लास की अपनी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तब भी जरूर रिकॉल हुआ होगा। अगर वो भी आप दिमाग लगा लेते तो बहुत हद तक ईजी हो जाता, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक भी प्रॉपर्ली मैच नहीं कर रहा है। और ये यहां पर आप अच्छे से मैप देख सकते हो, मेडिटेरेनियन सी, ये देखो मेलोर्का, यहां पर आ जाओ मेडिटेरेनियन सी, ये यहां पर सिसिली आपका, और ये सर्डिनिया वाला, और ये पिडमोंट वाला रीजन आ गया, राइट। इसके अलावा फ्रांस का ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, नॉर्मेंडी, जहां पर ऑटोनॉमस सिस्टम चलता रहता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर एरिया न्यूज में आ रहा है तो वो तो हमें ध्यान रखना ही है, बाकी उसकी और रेलेवेंस को हम अगर निकाल करके थोड़ा मैप को तैयार कर ले तो आपके लिए काम आसान हो सकता है। फिर देखो एक बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन, जैसे जैसे आप तैयारी करते चले जाते हो वैसे वैसे आपको चीजें समझ में भी आती है, ध्यान रखना। और शर्त यह है कि हम पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करें, आप यहां से ये समझ सकते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में पूछा है, इट्स अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। ये बताओ किस किस को कनेक्ट करेगा। तो यहां पर आप अच्छे से देखो कि यूपीएससी जो हमेशा ट्रिक खेलती है कि भाई दो तो एलिमिनेट कर दिए पर दो कैसे करें, जैसे कि सेंट्रल एशिया चाइना के थ्रू, चाइना का इसमें कोई रोल ही नहीं है, इसमें बोल दिया म्यांमार बांग्लादेश का, इधर कोई रोल नहीं है, बच गए ये दो ऑप्शंस। अब इनमें अपने को अप्रोप्रिएट आंसर निकालना है। अब आप सोचो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसमें सेंट्रल एशिया, यूरोप और ईरान के थ्रू कनेक्टिविटी की बात हो रही है, और दूसरा यूरोप थ्रू अजरबैजान की बात हो रही है। तो आप यहां पर किसके साथ में जाएंगे ये बताओ। तो यहां पर अगर डिटेल में जाकर के देखें तो इंडिया तो दोनों में है, चलिए ठीक है, यूरोप भी दोनों में नाम आ रहा है, चलिए ये भी ठीक है। अब सवाल यह आता है कि सेंट्रल एशिया के थ्रू इसका पास है, तो आंसर है यस। अजरबैजान का इसमें रोल है, तो आंसर इज यस। ईरान का अपना रोल है, आंसर इज यस। बट कॉम्प्रिहेंसिवली कौन सा ऑप्शन कवर कर रहा है, वो हमारा फिर आंसर हो जाता है। समझ गए। तो ये चीजें आपको बड़ी एनालिटिकल अप्रोच के बेसिस पर, अब चीजें यहां पर आपको नो डाउट आती होंगी कि हाँ जी ये तो हमें अच्छे से आता है, लेकिन आप उलझ सकते हो, और ये चीजें सॉल्व होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। समझ गए। तो इसके दो पार्ट्स हैं, देखो, एक तो सेंट्रल कैस्पियन सी से, एक इसका वेस्टर्न पार्ट है जो अजरबैजान रशिया से होते हुए, और तीसरा पार्ट इसका इधर से सेंट्रल एशिया से होते हुए ईस्टर्न पार्ट हो जाता है। इस तरीके से ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का जो है वो आपको एक इक्वेशन देखने को मिलेगा। इसका आंसर आपका हो गया ए, राइट। फिर आ जाओ आप एक और इंपॉर्टेंट मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन ये इंटरनेशनल डेट लाइन से संबंधित है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम आसान सवाल है अगर आपने मैपिंग को अच्छे से समझा है, इंटरनेशनल डेट लाइन को अच्छे से समझा है। देखो हमें पता है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है वहां पर से तो हम रेफरेंस लेते हैं टाइमिंग का, दिन का जो समय का हम कैलकुलेशन लगाते हैं वो। इस तरफ अगर आओगे तो आपका प्लस में टाइम जाएगा, मतलब टाइम आपका गवा चुके होते हैं। इस तरफ अगर जाते हो तो आप टाइम को गेन करते हो, इधर टाइम का लॉस है, ठीक है, और इधर टाइम का गेन है। वहीं पर इसके जस्ट 180 डिग्री पे हम चले जाते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, तो वहां पर आपकी आ जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन। और इंटरनेशनल डेट लाइन का सिंपल सा फंडा है कि उस लाइन के, ध्यान रखना खुद का ईस्ट वेस्ट मत लगाना, यहां पर गणित है, इसमें सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि आपकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसका ईस्ट और उसी का वेस्ट, ये हमें देखना है। समझ गए। इसका ईस्ट ये हो गया इधर, और इस इंटरनेशनल डेट लाइन का वेस्ट हो गया इस तरफ। क्लियर है। अब क्वेश्चन देखो, एनाडिर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का are a few kilometers from each other, but when people are walking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different day. सिंपल सी बात है, एक तरफ साइबेरिया है, दूसरी तरफ अलास्का है, इन्हीं के बीच से निकलती है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट। होता क्या है, साइबेरिया आपका चला गया वेस्ट की तरफ इस डेट लाइन के, और आपका अलास्का वाला एरिया आ गया इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में। तो यहां से यहां जाना थोड़ी सी दूरी की ही बात है। मानो यहां से निकले 2-4 किलोमीटर चल के हमने कोई दूसरी कॉलोनी में जाकर के नाश्ता करना है, गोलगप्पे खाने हैं। लेकिन पॉइंट क्या है यहां पर कि ये डेट लाइन आपने क्रॉस कर दी तो यहां पर डेट का डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है। वहीं दूसरी तरफ क्या बोला जा रहा है कि अगर एनाडिर में जो कि साइबेरिया में है, वहां पर अगर मंडे है, क्या है जी,
यहां पर मंडे है और है, तो वहां पर नोम जो है, जो मोरलेस कहां पे आ गया, नोम आपका अलास्का वाले रीजन में, वहां पर बोला ट्यूसडे है। अब आपको मैंने बताया कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है ना, इसका सीधा सा फंडा ये है कि इसमें आप जैसे ही इसको क्रॉस करके जंप करके इस तरफ आ जाओगे तो आपका डेट चेंज हो जाता है। इसका मतलब यहां पर आप अगर मंडे की बात कर रहे हो तो इस तरफ आप रिवर्स जाओ अलास्का की तरफ, तो आपको वहां पर क्या दिखेगा, संडे, एक दिन पीछे चलता है। तो इस तरीके से यहां पर आप समझो कि जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में जाओगे तो आपको मंडे दिखाई पड़ रहा है, तो इसके ईस्ट में नौमे जो है वहां पर क्या दिखाई पड़ेगा, संडे, ना कि ट्यूसडे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका ये चला जाएगा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन पे अलग अलग वेरिएशन बेसिस क्वेश्चन पूछा था। कई बार फ्लाइट पकड़वा दी जाती है कि भाई फ्लाइट पकड़ी आपने मान लो टोक्यो से और आप पहुंच गए कैलिफोर्निया में, अब बताओ कि आपका क्या डेट का क्या मैकेनिज्म रहने वाला है, किस टाइम पर आप पहुंचोगे, क्या डेट रहेगी। तो वो थोड़ी मैथमेटिकल, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये रहा साइबेरिया और ये रहा आपका अलास्का। इधर आते ही आपका एक दिन गेन हो जाता है। गेन का मतलब अगर इधर मंडे है तो आप पिछले दिन में पहुंच जाते हो, यहां पर संडे ही होता है, समझ गए। और इधर से अगर आप एक दिन इधर पहुंच गए, मान लो संडे को यहां थे, मान लो मंडे को आप अलास्का में थे, फिर साइबेरिया सेम डे 3-4 घंटे की ट्रेवल करके आप इधर पहुंच गए, या पैदल चल के बर्फ जमी हुई है तो ही क्रॉस करके पहुंच गए, तो इधर जाते हैं आपको क्या मिलेगा, ट्यूसडे। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इधर आपको टाइम गेन होता है, इधर होता है गेन। गेन का मतलब क्या हो गया, आप एक दिन पीछे चले जाते हैं, ठीक है। पीछे गए तभी तो टाइम बचा आपका, एक्स्ट्रा गेनिंग होगी। और इधर आपका आप आगे चले जाते हो, इसका मतलब टाइम का लॉस होता है अगर आप ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ आते हो इंटरनेशनल डेट लाइन से। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आगे चलते हैं। आपका 2024 का क्वेश्चन है, इसमें बोल दिया द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। अब यहां पर आपके सवाल दिमाग में आएगा कि यार ऐसे मेजर थोड़ी ना किया हुआ है, ऐसे कौन कौन से कंट्रीज की बॉर्डर हम याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखो आप, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, रशिया। अगर इन चारों ऑप्शंस को आप देखोगे तो यहां पर हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो, बट अगर अमेरिका को आप ध्यान से देखो तो इसमें एक तो मेनलैंड अमेरिका तो हो ही गया, इसके अलावा अलास्का भी तो इसी का पार्ट है, और ये दोनों के दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं कनाडा के साथ में। जब ये दोनों चीजें इंक्लूड कर दोगे फिर आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा, अरे यार चिली से तो, चिली और अर्जेंटीना से तो बहुत लंबी बॉर्डर बनाता है ये वाला, ठीक है। तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे देखा जाए तो यूएस और कनाडा के बीच की बॉर्डर है 8893 किलोमीटर्स की, और ये दुनिया में दो कंट्रीज के बीच की एक बहुत बड़ी लाइन है अगर बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और ये चीज आप यहां से अच्छे से देख भी सकते हैं कि यहां पर आप देखो, एक तो ये बॉर्डर यहां पे यूं जिगजैग होकर के फिर बन रही है, फिर अलास्का बना रहा है, और इधर से फिर ये बॉर्डर और बन रही है। तो इतनी लंबी बॉर्डर हो रही है, बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा लंबी हो गई, ठीक है। तो एक सिंपल सी तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि टेरिटरीज कौन कौन सी है ना। अगर वो देखोगे तो यहां पर आप देखो नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने ज्यादा हैं यूएसए के अलास्का के अंडर में। तो ये जो चीजें है ना, ये याद नहीं होती है, बट हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत होती है, ज्यादा कुछ यहां पे जब माथापच्ची वाला खेल है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। यहां बोला गया है द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। अब आप सोचोगे कि यार ये सवाल कैसे मैपिंग का हुआ। अब आप देखो, आप पिछले 1.5 साल का न्यूज उठा करके देखिए, ठीक है। तो जब से 1.5 नहीं, मैं 2 साल बोल रहा हूं, 2 या 2 से ज्यादा का मान लो, जब से हमास ने इजराइल पे अटैक किया है उसके बाद में ईरान का एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो गया इजराइल के साथ में, और इनके बीच में फिर डायरेक्ट भी दो दो हाथ हुए थे। और इसी इजराइल के अगेंस्ट में ईरान का एक और प्रॉक्सी, हमास तो ऑपरेट करता ही गाजा स्ट्रिप से, उसके अलावा एक और हुथीज, वो कहां आ गए थे आपके रेड सी वाले में, यमन से ऑपरेट कर रहे थे। और यमन वाला जो रीजन है वहां से हुथीज ने जो भी कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे उन सब के कार्गो जो जा रहे थे, शिप जा रहे थे, उनको रोक दिया। इस वजह से रेड सी जो था वो न्यूज में रहा बहुत ज्यादा। अब वहां पर डिफरेंट एंगल से पढ़ाई तो कर ली सब लोगों ने
कि यार यहां पर ये आइलैंड है, ये कौन सा स्ट्रेट है, बाबल मंदेब लोकेटेड है, गल्फ ऑफ एडन लोकेटेड है, ये सारी चीजें सबने देख ली। बट यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ लिया यूपीएससी ने, जहां आपका सोचना खत्म हुआ उसके आगे आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ कि रेड सी बहुत कम प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है और रेड सी में कोई भी रिवर आपको जनरली फ्लो होती हुई नहीं दिखाई पड़ती। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स है ना एकदम सही हैं। तो ये अप्रोच हमें डेवलप करनी होगी कि किस हद तक यूपीएससी जा सकती है। आपको केवल मैपिंग में इतना ही नहीं देखना है कि कौन सी चीज कहां लोकेटेड है, ये तो जनरली किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। हमें यह देखने की जरूरत है कि मैपिंग में पर्टिकुलर लोकेशन, लोकेशन की क्या क्लाइमेट है, कैसी वेजिटेशन है, क्या वहां पर कौन कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, या फिर वहां पर किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में। तो ये चीजें भी आपको फिर एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है। जब ये चीजें देख लोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो आंसर इज एब्सोल्युटली सी। वैसे रेड सी की बात करें तो आप देखो इधर यमन, ये एडन है, यहां पर इसको गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं, और ये वाटर बॉडी है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से ज्वाइन कराती है, दैट इज बाबल मंदेब। ओके, इसके अलावा इधर देख सकते हैं सऊदी अरब की जेड्डा सिटी जो है वो रेड सी पर है। इसके अलावा इजिप्ट की एक इंपॉर्टेंट सिटी जिसका नाम है शर्म अल शेख, ठीक है, वो भी आपकी रेड सी पर सिनाई पेनिनसुला के सदर्न टिप पे लोकेटेड है, राइट। इसके अलावा इधर से आपकी इजिप्ट अपनी कोस्टल लाइन शेयर कर रहा है, सूडान शेयर कर रहा है, इथियोपिया लैंडलॉक कंट्री है, बाकी इधर एरिट्रिया और ये छोटा सा कंट्री है दैट इज जिबूती, ये भी अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है किसके साथ में, रेड सी के साथ में। इसके अलावा ये सोमालिया है ही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। इधर मेडिटेरेनियन सी की तरफ भी आप नजर डालो तो यहां से आपको दिखाई पड़ेगा कि ये लेबनान है। लेबनान के नीचे अगर आओगे तो ये आपका इजराइल वाला रीजन आ गया, ये गाजा स्ट्रिप का छोटा सा पोर्शन है, ये वेस्ट बैंक जिसको बोल दिया जाता है ना। और ये ऊपर की तरफ आपका सीरिया आ गया जो कि मेडिटेरेनियन सी से अपनी बॉर्डर शेयर, कोस्टल लाइन शेयर करता है। इधर इजराइल है, ये है गल्फ ऑफ अकाबा जिसको मैं ब्लू कलर से अभी हाईलाइट करूंगा, ये रहा गल्फ ऑफ अकाबा। इस गल्फ ऑफ अकाबा से इजराइल भी अपनी छोटा सा पोर्ट क्रिएट करता है और जॉर्डन भी अपनी कोस्टल लाइन शेयर कर रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब तो है ही और इजिप्ट भी इधर से कोस्टल लाइन शेयर करता है, गल्फ ऑफ अकाबा जो कि रेड सी का एक एक्सटेंशन है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, देखो है ना, मैप में जो चीज भी सामने है उसको अच्छे से देख लेना है। इसी तरीके से इधर पर्शियन गल्फ का आ गया और गल्फ ऑफ ओमान का आ गया, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है जो कि अपने आप में इंटरनेशनली क्रूड ऑयल सप्लाई के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीजें हैं भाई, इनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हमें ध्यान रख लेना है। और रेड सी की बात करें तो ये 1900 यहां से लेकर के ये टोटल स्ट्रेच अगर आप लो, ये लगभग 1930 किलोमीटर लेंथ का ये एक इंपॉर्टेंट सी है जहां पर रेनफॉल वाकई में किसी भी फॉर्म में बहुत कम होता है। और रिवर भी देखोगे ना तो इस एरिया में रिवर जनरली नहीं आती। अब जैसे नाइल रिवर है तो ये भी मेडिटेरेनियन सी में जाके गिर जाती है नॉर्थ की तरफ जाके, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अगेन 2024 का क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है, नॉर्थ सी के साथ में कौन से कंट्रीज कोस्टल लाइन शेयर करते हैं। अब हमें यहां पर क्या चीजों का ध्यान रखना है कि ये वो एरियाज है जहां पर कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल हाइलाइट्स डेवलप हुई है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस रीजन को हमें अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और दुनिया में, और अच्छा, जो भी यहां पर सीज के नेम या ओशंस के नेम आ रहे हैं उनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखना है। अच्छा जी, सवाल ये क्या फिनलैंड शेयर करता है नॉर्थ सी की लोकेशन? अगर आप देखोगे तो आप इधर से देखो ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है, उसके जस्ट ईस्ट की तरफ। इधर से ऊपर से देखोगे तो नॉर्वे, स्वीडन ये आ जाते हैं। इधर से जर्मनी आ गया, बाकी नेदरलैंड्स, डेनमार्क ये हैं, ये भी इधर की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। बट यहां पर क्या फिनलैंड है? फिनलैंड तो बिल्कुल अंदर जाकर के बाल्टिक सी की तरफ दिखाई पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं सेट होगा। तो ये तो गया। जर्मनी क्या है? बिल्कुल है। नॉर्वे है, बिल्कुल। रशिया का इधर इधर नॉर्थ सी की तरफ कोई भी एक्सटेंशन रशिया का नहीं है। कैलिनिनग्रेड है बट वो बाल्टिक सी और उस तरफ देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो केवल दो कंट्रीज है, जर्मनी एंड नॉर्वे, जो कि इधर अपनी कोस्टल लाइन शेयर करते हैं, अदरवाइज और बाकी नहीं करते। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है नॉर्थ सी, इसमें नॉर्वे इधर अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। स्वीडन का भी है तो थोड़ा सा आगे जाकर के आ जाता है, वैसे डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं आ रहा इधर नॉर्थ सी से, ठीक है जी। इसके अलावा यूके, यूके का एक ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट तो है ही। इसके अलावा शेटलैंड आइलैंड्स और ऑर्कनी आइलैंड्स
ये भी यूके के अंडर में, ये ज्वाइन कर रहे हैं। इधर से फ्रांस अपनी कोस्टल लाइन शेयर कर रहा है, बेल्जियम कर रहा है, नेदरलैंड्स कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, डेनमार्क कर रहा है। ये कंट्रीज है जो कि नॉर्थ सी के साथ अपनी कोस्टल लाइन शेयर करते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द कोंगो बेसिन। कोंगो बेसिन जो कोंगो रिवर है उसके बेसिन के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, कौन सा कंट्री आता है? नाइजीरिया है, कैमरून है, साउथ सुडान है, युगांडा है। ये सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उस टाइम पे डेफिनेटली इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज हाईलाइट रही थी, ठीक है, क्योंकि ये जो रीजन है, अगर हम बात करें अफ्रीका के सेंट्रल रीजन की, तो वहां पर देखो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज भी अबंडेंटली अवेलेबल है, तो इस वजह से ये न्यूज में बनी रहती है, ठीक है। तो एक जमाना वो था, मैं आपको बताता हूं, पहले जब मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आप उठाओगे आज के 40 साल पहले, 99 मतलब यूं मानो आज के 30 साल पहले 1990s के टाइम पे, उस टाइम पर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछा करती थी, है ना। तो ये चीजें आज भी रेलेवेंस रखती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो कंट्री रिवर्स, कौन कौन से रिवर्स कौन से कंट्री के थ्रू होते हुए फ्लो होती है, वो सारी चीजें। तो इसमें यहां पर सीधा इसका आंसर कैमरून चला जाएगा। वो कैसे? आप यहां पर ये देखो, ये है आपकी कॉन्गो रिवर है ना, उसका बेसिन, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी आ गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया, इसके अलावा कैमरून आ गया, गेबोन आ गया। ये कुछ कंट्रीज है जो यहां पर इसके फ्लो के अंदर में आ जाया करते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर मोटी मोटी बात करें, डीआरसी तो आ गया, एक आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया। इसके अलावा नॉर्थ, अगर ऊपर से भी देखो तो अंगोला का भी नॉर्दर्न पोर्शन यहां से आपको देखने को मिल जाएगा, तंजानिया का भी कुछ एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा। बट मेजर जो कंट्रीज हैं वो हमने यहां पर नोटिस कर ली, ये आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अगला सवाल देखो 2023 का, विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बोला गया है कि आप करेक्ट स्टेटमेंट की काउंटिंग करके बताओ। कनेक्टिविटी जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट डिब्रूगढ़ इन सूरत। दूसरा बोला है ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। तीसरा बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें वाराणसी उत्तर प्रदेश से कुनमिंग चाइना तक कनेक्टिविटी है। इसको ध्यान से देख करके आप इसका तैयार करो आंसर। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि यहां पर कनेक्टिविटी जो है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, तो वो लोग डिब्रूगढ़ से सूरत तक कनेक्टिविटी है। देखो इसमें अगर ईस्ट में जाओगे तो असम का सिलचर आएगा, समझ गए, असम का सिलचर। और वेस्ट की तरफ जाओगे तो गुजरात का पोरबंदर है ना, वो आएगा, ना कि यहां पर आपका सूरत। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ट्राइलेटरल कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो ये मोरे से तो स्टार्ट हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें आपका इंडिया का नॉर्थ ईस्ट आ गया, फिर म्यांमार और फिर थाईलैंड। बट थाईलैंड की कनेक्टिविटी की बात करें तो माईसोत करके जगह है, ना कि चिंगमाई। क्या नाम है? माईसोत। इस तरीके से ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तीसरा बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर की अगर बात करें तो ये चाइना के कुनमिंग तक जो जा रहा है, नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नहीं, वेस्ट बंगाल के कोलकाता से जा रहा है भाई। तो इस वजह से तीनों स्टेटमेंट ही गलत हो गए, तो इसका आंसर सीधा आपका डी चला जाएगा। अब आप सोचो कि इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली आपको पता है आईमैक का भी हाईलाइट हुआ था कितना ज्यादा। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी कितना हाईलाइट हुआ। तो ये आपको चीजें पकड़नी है कि हाँ भाई रिसेंट टाइम में जो न्यूज हाईलाइट रही वो कौन कौन से कंट्रीज में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज के थ्रू पास हो रही है। ये चीजें अगर आपने पकड़नी स्टार्ट कर दी ना, फिर देखो आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं पोरबंदर से सिलचर, यहां से कोलकाता से क्योंमिंग, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई कि आपके पास में 6 कंट्रीज के नेम दे दिए और बोल दिया कि इनमें से कितने कंट्रीज यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आपको पता है यूक्रेन पर रशिया ने अटैक कर दिया था 2022 में, है ना। तो इस वजह से ये न्यूज में रहा उस टाइम पे, और सीधा उसी से मैपिंग के बेस्ड क्वेश्चन ले लिया। अब आपको अगर ध्यान है यूक्रेन की मैपिंग का, तो देखो क्या बुल्गारिया यूक्रेन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? चेक रिपब्लिक करता है, हंगरी करता है, लाटविया, लिथुआनिया, रोमेनिया। तो ध्यान से अगर देखोगे तो चेक रिपब्लिक भी नहीं करता। हंगरी की बात करें तो इस पे हम होल्ड करेंगे। लाटविया, लिथुआनिया, इनकी बात करें तो ये तो बाल्टिक सी की तरफ अपनी वो कोस्टल लाइन बनाने वाले कंट्रीज हैं। तो ये तो ऑप्शन हमारे पास में एकदम क्लियर होने ही चाहिए। फिर बच गए 3, बुल्गारिया, हंगरी और रोमेनिया।
इनकी अगर आप बात करो तो इसमें केवल और केवल आपका हंगरी और रोमेनिया है ना, ये हमारी बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखेगा। बुल्गारिया भी यहां पर बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो आपका आंसर सीधा 2 का चला जाएगा। अब इसमें देखो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ हमें यह ध्यान रख लेना है कि भाई कोई भी कंट्री जो हाईलाइट है रिसेंट टाइम में न्यूज में है, तो उससे रिलेटेड तो देखो हमें ध्यान रखना है। तो आप देख लो यहां पर रशिया, बेलारस, पोलैंड, स्लोवाकिया, ये चेक रिपब्लिक यहां पे आ गया। ये हंगरी हो गया बॉर्डर शेयर करता, रोमेनिया हो गया, मोल्डोवा हो गया, बुल्गारिया यहां से बॉर्डर शेयर कर रहा है क्या? नो। ये ब्लैक सी के साथ में अपनी कोस्टल लाइन बनाता है। ब्लैक सी वाले कंट्रीज को भी यहां से आप मेमोराइज कर सकते हो, जिसमें नंबर 1 रशिया, नंबर 2 यूक्रेन, नंबर 3 रोमेनिया, नंबर 4 बुल्गारिया, ठीक है। इसके अलावा नंबर 5 आपका टर्की, फिर इसके अलावा जॉर्जिया, और इसके अलावा रशिया अगेन आ गया। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा यहां से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ भाई, टाइम रिड्यूस करनी है, डिस्टेंस रिड्यूस करनी है। पहला तरीका तो ये बताया जा रहा है, ऑप्शन देखो, कि बाय डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। गहरा कर दो उसको मलक्का स्ट्रेट को, जिससे कि टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। क्या लॉजिकल लग रहा है ये? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कि भाई किसी रास्ते को अगर आप गहरा कर दोगे तो हो सकता है बड़ी शिप्स चली जाएं, बट वहीं दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि आप एक न्यू कैनाल बना लो क्रा इस्थुमस के थ्रू, जिससे कि गल्फ ऑफ सियाम और अंडमान सी के बीच की डिस्टेंस रिड्यूस हो जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है, सुटेबल लग रही है। तो इसका आंसर एकदम स्ट्रेट बी, क्योंकि चाइना इस चीज को लेकर के देखो काम करने की सोच रहा है, क्योंकि चाइना के जो शिप्स हैं वो आते हैं इस तरीके से, यूं ट्रेवल करते हैं भाई, ठीक है, यूं फिर ऊपर जाकर के फिर पहुंचते हैं। वहीं पर अगर ये शिप्स ऑल्टरनेटिव रूट से अगर एंटर हो अंडमान सी से होते हुए और क्राइस्थुमस से इस दर क्रॉस करके यूं निकल लें, तो अब आप सोचो कितनी डिस्टेंस बच जाएगी चाइना के शिप्स के लिए। एक सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आपका ईस्ट एशिया का पोर्शन आ गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन है। तो सारा का सारा जो ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, वो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होता है, जो कि मलेशिया, जिसके मलेशिया का ही ये जो आप कह सकते हो पेनिनसुलर एक्सटेंशन है, उसी के सदर्न टिप के ऊपर यहाँ पर सिंगापुर लोकेटेड है, और सीधे नीचे की तरफ ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड आ गया। इनके बीच से ये कनेक्टिविटी है। तो क्या इसको गहरा करने से डिस्टेंस कम हो जाएगी? डिस्टेंस तो यहां से कम होगी, राइट। क्राइस्थुमस आपको पता है थाईलैंड में प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये कई बार चीजें होने बड़ी लॉजिकल चीजें होती हैं, पकड़ लो, समझ जाओ और आंसर दे दो भाई, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विद इट्स सोर्स इन झारखंड, जिसके अलग अलग नाम हुए जो उड़ीसा के अंदर, और दूसरा अनादर विद द सोर्स इन उड़ीसा, मर्ज एट द प्लेस ओनली शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल बिफोर फ्लोइंग इनटू द सी। दिस इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी इन प्रोटेक्टेड एरिया। आप बताओ कि ये जो एरिया है जहां पर ये दो रिवर्स आ रही हैं, ये मर्ज कर रही हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस रीजन की बात हो रही है? ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। इधर से ये रिवर्स आकर के यूं मर्ज हो रही है, ठीक है। अब आप बताओ कौन सा ये पर्टिकुलर मतलब प्रोटेक्टेड रीजन है जिसकी बात हो रही है? क्या भीतरकनिका नेशनल पार्क है, चांदीपुर की बात हो रही है, गोपालपुर की बात हो रही है, सिमलीपाल? तो इसका सीधा आंसर है भीतरकनिका, जहां पर ब्राह्मणी और बैतरणी दो रिवर्स मर्ज करती है। और ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, न्यूज में भी रहता है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो मैंने अभी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व इनकी बात की है, उसमें ऑलरेडी मैंने ये वीडियो में कवर भी किया है। भीतरकनिका यहां पर आप देख सकते हैं, ये तो आ रही है बैतरणी, ये आ रही है ब्राह्मणी, दोनों के कॉन्फ्लुएंस पर यहां पर लोकेटेड है भीतरकनिका नेशनल पार्क। और यहां पर ऑलिव रिडली नेस्टिंग, दैट मींस अरीबाड़ा बहुत ज्यादा होता है, ये आपने सुना भी होगा बहुत ज्यादा। ऑलिव रिडली टर्टल्स अभी रिसेंट टाइम में न्यूज में भी रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। आते हैं एक साथ, बहुत सारे अंडे देते हैं, ठीक है। वो अंडों से जो कछुए वो टर्टल्स निकलते हैं, वो निकल के अपने आप ही आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रख लेना, ये है बैतरणी, ये रही ब्राह्मणी, और ये वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये तो देखो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आपको, मैपिंग में इसलिए इंक्लूड हो गया। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स में है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करा दिया। लोकटक लेक बरेल रेंज में है, नो, ये मणिपुर हिल्स वाले रीजन में है। लोकटक लेक केबुल लेमजो, ठीक है, वो आ जाएगा।
तो दूसरा गलत है। तीसरा, नामदफा नेशनल पार्क डफला हिल्स में है, अरे नहीं भाई, डफला हिल्स तो हमारे अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के सेंटर वेस्ट में आ जाती है, और जबकि नामदफा नेशनल पार्क बिल्कुल ईस्ट में आ गया, राइट। अब आप मुझे एक चीज का आंसर देंगे, देखो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, आंसर आपका इसका ए है। अब आपसे मेरा एक स्ट्रेट क्वेश्चन है, हमारे देश का ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, समझ गए? क्योंकि यहां पर नामदफा की अगर बात करोगे ना दोस्तों, तो आपको मोटा मोटा इधर देखने को मिलेगा, ठीक है। बरेल रेंज यहां पर है, जबकि लोकटक लेक आपको सेंट्रल मणिपुर में देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, गारो हिल्स में हमें देखने को मिल जाएगा नोकरेक, आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, Which one of the following pair of island is separated from each other by 10 डिग्री चैनल? ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 2014 का सीधा क्वेश्चन। इसमें आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी को हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। क्यों जी? क्योंकि ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, उनके बीच में जो वाटर बॉडी है उधर से ही 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पास होता है, और उसी के नाम पर इसका 10 डिग्री चैनल रख दिया गया, और क्वेश्चन नंबर भी 10 ही है। मजे की बात देखो आप, तो इसका आंसर सीधा ए चला जाएगा। वैसे और डिफरेंट चैनल्स जो कि इस तरीके से नाम लेकर के चल रहे हैं, उनके नाम याद रख लें। नंबर 1, एक तो मालदीव और जो लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट आइलैंड है, दैट इज मिनिकॉय, ठीक है। इनके बीच का अगर देखो तो उसको वाटर बॉडी सेपरेट कर रही है 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। नाम किस बेसिस पे दिया मैंने बता दिया, ये डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। 9 डिग्री चैनल मतलब 9 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पास हो रहा है इधर से। इसी तरीके से 10 डिग्री चैनल है, वो निकोबार को अंडमान से सेपरेट कर रहा है। हाँ, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी है, दैट इज डंकन पास। और इधर की तरफ अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ अंडमान निकोबार वाले एरिया में ही, तो वहां पर एक तो नारकोंडम आइलैंड जो कि हमारा एक्सटिंक्ट आइलैंड है, और एक बैरन आइलैंड भी देखने को मिल जाएगा जो कि एक डोरमेंट वॉल्केनो है। समझ गए? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो और ये बैरन वॉल्केनो, इसका थोड़ा सा आपको सीक्वेंस याद रख लेना है, नॉर्थ टू साउथ। आई बात समझ में? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट ये चीजें आपको याद रख लेनी है भाई, एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, हडसन स्ट्रेट, ये पहले पूछा गया हुआ क्वेश्चन था। तो हडसन जो है गल्फ, ये बात कर रहे हैं अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अमेरिका की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पर हडसन बे की बात हो रही है, ठीक है ना। पाक स्ट्रेट तो आपको पता है कि अगर हम इंडिया श्रीलंका को सेपरेट करें तो पाक स्ट्रेट है, वो सेपरेट करती है, जहां एक तरफ बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ पाक बे, और गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, इंडिया श्रीलंका को सेपरेट कर रही है। डंकन पास की ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। डंपा टाइगर रिजर्व क्या मिजोरम में है? गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या सिक्किम में है? सारामती पीक क्या ये नागालैंड में लोकेटेड है? करेक्टली मैच आपको आंसर पूछा है। अब देखो यहां पर क्या चीजें आ रही हैं, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, ये हमें ध्यान होनी चाहिए। हर एक यहां से क्या आइडिया पड़ रहा है इस क्वेश्चन से? सबसे पहले स्टेट्स के अंदर टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं उनका हमें पता होना चाहिए। एक स्टेट लिख लो, उसके टाइगर रिजर्व है, उनकी लिस्ट बना लो, बार बार रिवाइज करना उनको। नंबर 2, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रिसेंट टाइम में न्यूज में रही है, एटलीस्ट वो तो नजर में रहे, बाकी तो देख लेंगे, फिर एलिमिनेशन भी लगाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में उनकी हाईएस्ट पीक्स के बारे में, और जो रिसेंट टाइम में कोई एरिया है वहां पर माउंटेनस रेंज है तो उसकी हाईएस्ट पीक्स का ध्यान हमें रख लेना है। तो यहां पर अगर आपसे पूछे डंपा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो देखो इसका स्ट्रेट आंसर आपका चला जाएगा कि हाँ जी, डंपा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर नहीं है, सिक्किम में, समझ गए? तो दूसरा अगर आप एलिमिनेट कर दो और पहला आपका सही है, ठीक है। फिर सरामती पीक नागालैंड में बिल्कुल है, इसका मतलब आपका आंसर सी चला जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, पीवाईक्यूज इसीलिए देखने होते हैं, देखो सीधी बात है, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि भाई कैसे कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। ये तो देखो आपको आना ही चाहिए, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन भी कराया मैंने, और ब्रह्मपुत्रा रिवर नेटवर्क भी मैंने अच्छे से डिस्कस कराया आपको। बराक, लोहित, सुबनसिरी, बताओ भाई कौन सी अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होती है? तो देखो लोहित और सुबनसिरी दोनों की दोनों होती है। बराक की बात करें तो ये मणिपुर हिल से ओरिजिनेट होकर के असम के सदर्न पोर्शन से, और फिर उसके बाद में बांग्लादेश में ये एंटर होती है। तो बांग्लादेश में एंटर होते ही इसका नाम पड़ जाता है सुरमा,
क्या नाम पड़ा जी? सुरमा। और सुरमा फिर ज्वाइन कर लेती है मेघना को, और मेघना सुरमा नाम से होकर के फिर ये जो गंगा आती है ना पद्मा नाम से, उसको ज्वाइन कर लेती है, और फिर पद्मा में ही जमुना आके गिर जाती है, जिसको हम हमारे ब्रह्मपुत्रा बोल देते हैं, और फिर अल्टीमेटली मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो यहां पर पूछा हमसे केवल इतना ही है कि अरुणाचल प्रदेश से कौन सी फ्लो हो रही है, तो सीधा आंसर बराक लोहित है। बट यहां पर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्रा की और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, हाँ, इसी तरीके से गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंगा का क्या नाम पड़ रहा है, ठीक है, रिसेंट टाइम में कोई न्यूज तो नहीं है, वो सारी चीजें देखते हुए हमें ध्यान रख लेना है। तो इसका आंसर आपका बराक एंड लोहित एंड सुबनसिरी हो गया, तो इसका आंसर आपका बी चला जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। यहां से आप देख सकते हैं अच्छे से इस मैप में, लोहित अरुणाचल प्रदेश में फ्लो हो रही है, सुबनसिरी भी हो रही है, बट बराक जो है वो अरुणाचल प्रदेश से कोई लेन देन नहीं है। आगे बात समझ में? चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको, ये तो इसका आंसर तो सीधा मुझे लगता है बिना किसी प्रॉब्लम के आपको आना चाहिए, जिसमें क्या है, कार्डमॉम हिल्स, कोरोमंडल कोस्ट। कार्डमॉम हिल्स के बारे में मैंने बताया, हिल्स का ऑलरेडी कवर किया, यहां पर है कार्डमॉम हिल्स, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट तो जबकि इसको बोलते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कैमूर हिल्स है कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र गोवा वाली को बोलते हैं, जबकि कैमूर हिल्स है वो सेंट्रल इंडिया में आती है, तो दूसरा भी गलत है। तो पहला और दूसरा गलत, पहला गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, तो आंसर आपका सी। इसका मतलब महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया बिल्कुल सही, मिकिरे हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिल्कुल परफेक्टली राइट। तो इसका मतलब ये 3 और 4। इसका मतलब क्या हुआ जी कि हिल्स और माउंटेन्स की लोकेशन, ठीक है, वो किन स्टेट्स में प्रिवेल करती हैं, ये चीजें हमें ध्यान होनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप यहां पर देख सकते हो मिकिर हिल नॉर्थ ईस्ट में, कैमूर हिल्स सेंट्रल इंडिया में, जबकि कार्डमोम हिल्स यहां पर है। अगर कोंकण कोस्ट बोलता ना, मालाबार कोस्ट बोलता, मालाबार कोस्ट, तो बात बन जाती, जबकि कोंकण कोस्ट की तरफ क्या कार्डमोम हिल्स का कोई लेन देन है? आंसर इज नॉट। तो इस तरीके से हमें ध्यान रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट आया हुआ है, ये तो आप बता सकते हैं मुझे लगता है। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, अब आप खुद देख लो कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बस इतना सा है कि आप अवेयरनेस में पीछे ना रहे कि हाँ जी रिसेंटली न्यूज में रहा है कोई एरिया, ठीक है। तो टर्की की लोकेशन कहां आ रही है? ब्लैक सी, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में तो बहुत दूरी होगी। अगर रशिया का नाम आ जाता, जॉर्जिया का नाम आता, तो हम सोचते भी, तो ये तो नहीं जाएगा। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, ये बिल्कुल सही है। गल्फ ऑफ सुएज और बाकी तो ऑप्शन जाएंगे नहीं ना, तो इसका आंसर आपका सीधा बी चला जाता है। यहां से आप देखो, ये तो ब्लैक सी हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, ठीक है, ये हो गया टर्की। ध्यान रखना है टर्की की इंपॉर्टेंट लोकेशंस की अगर बात करें, तो ये है इधर वाला छोटा सा पोर्शन जो कि यूरोप में ज्योग्राफिकली चला जाता है, बाकी टर्की इधर वेस्टर्न एशिया का पार्ट भी हो गया, ध्यान रखें, ठीक है। और इस्तांबुल जो है टर्की की इंपॉर्टेंट सिटी, वो यहीं पर लोकेटेड है। अच्छा, यहां पर ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी का एक्सटेंशन है यहां पर एजियन सी, ध्यान से समझना। मेडिटेरेनियन सी का एक ब्रांच है एजियन सी, और उस एजियन सी को, और यहां पर एक वाटर बॉडी हो रहा है, यहां पर जो इस्तांबुल नाम लिखा हुआ है वहां पर आप देख सकते हो, जिसका नाम है सी ऑफ मारमरा। क्या नाम है जी? सी ऑफ मारमरा। तो ये वाटर बॉडीज क्या होगी? ब्लैक सी से सी ऑफ मारमरा, सी ऑफ मारमरा से एजियन सी से मेडिटेरेनियन सी। तो इनके बीच में कौन कौन सी वाटर बॉडीज है जो इनको कनेक्ट कर रही है? तो एक तो है बॉस्फोरस स्ट्रेट, यहां पर आप देख सकते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये ब्लैक सी को सी ऑफ मारमरा से कनेक्ट करती है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, क्लियर। और सी ऑफ मारमरा को एजियन सी से कनेक्ट करने वाली बॉडी है, दैट इज डारडेनलिस स्ट्रेट। यहां पर ये आगे डारडेनलिस स्ट्रेट, ये दो स्ट्रेट्स का हमें नाम याद रख लेना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर मेडिटेरेनियन सी की बात करें तो आपको अल्बेनियन सी देख सकते हैं, बेलियारिक सी देख सकते हैं, लिग्यूरियन सी, ठीक है। इसके अलावा टिरेहिनियन एड्रियाटिक सी हो गया, आयोनियन सी हो गया, एजियन सी ऑफ क्रेटे हो गया। ये भाई नाम याद रख लेना कि ये जो सीज है इनका नाम लेकर के बोल दे कि मेडिटेरेनियन सी से एसोसिएटेड है क्या, तो आंसर विल बी यस, ठीक है। फिर पूछा जाए कि मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज, तो देखो स्पेन आ गया, स्पेन के बाद में यहां पर आप आ जाएंगे फ्रांस भी अपनी शेयर कर रहा है, इसके अलावा मोनाको आ गया, इटली आ गया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविना, इसके अलावा यहां पर मॉन्टेनेग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस, ओके, इधर टर्की आ गया, फिर सीरिया, फिर लेबनान, ये साइप्रस मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है, फिर लेबनान आ गया, लेबनान के बाद में इजराइल आ गया,
गाजा स्ट्रिप भी कनेक्ट कर देता है, ठीक है, पैलेस्टीन के नाम से जो है। इसके अलावा इजिप्ट तो आएगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जॉर्डन का कोई कनेक्शन नहीं है मेडिटेरेनियन सी से, ध्यान रख लेना। फिर लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इस तरीके से ये कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से अपनी कोस्टल लाइन शेयर किया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब इन चीजों में बड़ी गड़बड़ होने का चांस होता है। साउथ नॉर्थ टू साउथ देखें, कैसे देखना है, क्या करना है। देखो इसमें सिंपल सा पेन कॉपी आपके पेन आपके हाथ में है, रफ के लिए आपकी वो रफ शीट के आंसर क्वेश्चन आंसर जो बुकलेट आपकी है ना, क्वेश्चन बुकलेट, उसके लास्ट में आपके पास में ऑप्शन रहता है रफ वर्क करने के लिए। तो वहां पर आप लिखो पहले साउथ, पूछा क्या है साउथ से नॉर्थ, और एक लिख दो नॉर्थ। तो मुझे जाना है साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब आप देखो कि हाँ मेरी डायरेक्शन ये रहने वाली है, तो यहां से फर्स्ट होगा और यहां पर जाके फोर्थ होगा, मतलब काउंटिंग मुझे इस तरीके से करनी है। तो देखो जी भाई, बैंकॉक, हैनोई, जकार्ता, सिंगापुर, इनमें सबसे साउथ में कौन सी है, ध्यान से दो। बैंकॉक दैट मींस थाईलैंड, हनोई वियतनाम, जकार्ता इसका मतलब आपकी चली गई इंडोनेशिया, सिंगापुर सिंगापुर है। तो सबसे साउथ में कौन सा कंट्री है, अगर थोड़ी मैपिंग का आइडिया है तो आप सीधा जकार्ता लगा दीजिए। जकार्ता क्यों, क्योंकि जकार्ता कहां की कैपिटल हो गई मोटा मोटा, इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया आपका सबसे साउथ में गया, तो सबसे पहले आएगा जकार्ता। अब आप देखो 3 नंबर किस ऑप्शन में आ रहा है, 3 नंबर केवल और केवल बी और सी में आ रहा है। आगे चलो फिर, जकार्ता के जस्ट बाद में फिर कौन सा आएगा, इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर सिंगापुर, सिंगापुर के बाद में फिर बाकी आएंगे। तो सिंगापुर वाला आप लगा दो 3 के बाद में, यहां पर सिंगापुर, यहां पे 3 आ गया, यहां पर 4 आ गया। 3 और 4 का कॉम्बिनेशन केवल और केवल सी में है। अगर इतना सा आपने टैकल कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, कुछ भी ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए आता है, बाकी होते बड़े इजी हैं। आप यहां पर देखो, ये रहा जकार्ता, जकार्ता से यहां पर सिंगापुर, यहां पे बैंकॉक, और ये रहा हनोई। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है भाई, रीजन है ना, ज्योग्राफिकल फीचर एक तरफ है, रीजन एक तरफ है। एबिसिनियन प्लेट्यू क्या अरेबिया में था, नहीं मैंने बताया था इथियोपिया वाले रीजन में चला जाता है, ठीक है। एटलास माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, बिल्कुल सही है। गिनी गुयाना हाईलैंड्स ये अफ्रीका में है, नो साउथ अमेरिका में आ जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ओकावांगो बेसिन पेटागोनिया, नहीं ये अफ्रीका में है। तो वैसे तो आंसर हमारा सीधा बी पहले ही था, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। और ये चीज यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा एबिसिनियन प्लेट्यू, ये यहाँ पर एटलस माउंटेन्स वेस्टर्न अफ्रीका में, ये ओकावेंगो डेल्टा, ओकावेंगो बेसिन आ गया सदर्न अफ्रीकन रीजन में। इसके अलावा ये आपकी गुयाना हाईलैंड्स आ गई अमेजोन बेसिन के नॉर्दर्न साइड में, साउथ अमेरिका रीजन में, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। ये तो एकदम सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देख लो आप। इतने इजी क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी पूछ लेती है, और इसलिए पूछ लेती है कि तैयारी करने वाले को यूं लगेगा और यार इतना इजी भी हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है ट्रिकी, जबकि स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो आपसे क्या पूछा है, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। क्या असम और राजस्थान ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट में है? राजस्थान वेस्ट में आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर क्या असम है ईस्ट में? असम के बाद में तो थोड़ा नागालैंड का भी पोर्शन ईस्ट में जाता है और अरुणाचल प्रदेश भी जाता है, तो ये तो नहीं है। अरुणाचल प्रदेश थोड़ा हो सकता है, राजस्थान, ये ऑप्शन आपको गच्चा खिला सकता है। यहां पे ये नहीं जाएगा, असम तो अगेन आ गया। यहां पर ये जो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश गुजरात, क्योंकि आप अगर इंडिया का मैप अच्छे से देखोगे तो इस तरीके से यूं है, तो ये गुजरात वाला जो पोर्शन है ना, ये वेस्टर्न मोस्ट है और ईस्टर्न मोस्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा। इसका मतलब इसका सीधा आंसर डी है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। एक तरफ पिलग्रिमेज दी हुई है, दूसरी तरफ लोकेशन। ध्यान रखना है, ये वो पिलग्रिमेजेस हैं जो रिसेंट टाइम में या तो न्यूज में रही हैं, या फिर आप देख सकते हैं जिनके बारे में पहाड़ियों से इनसे कनेक्टिविटी हमें थोड़ी देख लेनी है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हिल्स वाला माउंटेन्स वाला वीडियो भी बना के दिया आपको कि भाई पढ़ना कैसे है ना। कोई भी पहाड़ी अगर आए तो वहां से रिलेटेड, आप हमारे यहाँ पर क्या तीर्थ स्थल पहाड़ियों में नदियों के किनारे ऐसे ही मिलती है क्योंकि हमने इनकी पूजा की है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे कनेक्टिविटी हमें ध्यान रख लेनी है। तो श्री सैलम नल्ला मल्ला में था, हमने देख लिया ऑलरेडी। ओमकारेश्वर सतमाला में था, नहीं। पुष्कर राजस्थान में है भाई, महादेव हिल्स तो मध्य प्रदेश में, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। केवल एक हमारा यहां पर मैच कर रहा है, बाकी दूसरा बाकी और कोई सा ही नहीं कर रहा। तो श्री सैलम तो नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में है,
और आपका ओमकारेश्वर नर्मदा रिवर के किनारे पर ये मंडता हिल्स है, ठीक है। कौन से रिवर है ये? नर्मदा रिवर, उसके किनारे, ठीक है। महादेव हिल्स तो सेंट्रल इंडिया में है ही, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस भी कर लिया, इसलिए ज्यादा टाइम हम यहां पर नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरेनियन सी? बताओ भाई, इसको तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसका जवाब तो आपके पास होना चाहिए स्ट्रेट। देखो इसमें सीधा जॉर्डन। अब आप खुद समझ जाओ कि मेडिटेरेनियन सी कितना फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये रीजन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है जियोपॉलिटिकली। ट्रेड वाइज भी देखो तो आप देख सकते हो कि जो गल्फ सुवेज कैनाल है उधर से भी ट्रेड होता रहता है ना। पर्शियन गल्फ वाले रीजन में टेंशन चलती रहती है, इजराइल अरब के बीच की कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, इस वजह से मेडिटेरेनियन सी हमेशा हाईलाइटेड होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना। जॉर्डन यहां पर एकदम, यहां देख सकते हो गल्फ ऑफ अकाबा की तरफ थोड़ा खुलता है, बाकी अदरवाइज लैंडलॉक है मेजरली, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपको फेमस प्लेस बोल दी, दूसरी तरफ रीजन बोल दिया। ध्यान से अगर देखोगे तो ये सारा का सारा आपको पूछा गया है, ज्योग्राफी को कनेक्ट कर दिया कि आपका कोई ना कोई रीजन जो है वो आज के टाइम पे पॉलिटिकली हाईलाइटेड है या न्यूज में रहा है, आपको बताना है। बोध गया सिटी का नाम दे दिया, बुंदेलखंड से कनेक्टेड है क्या? खजुराहो बुंदेलखंड से है क्या? बोध गया बाघेलखंड से है क्या? खजुराहो बुंदेलखंड से है क्या? शिरडी विदर्भ में है क्या? नासिक जो है वो मालवा रीजन में आ गया क्या? या तिरुपति रायलसीमा में है? तो ध्यान से अगर देखोगे तो बोध गया बाघेलखंड वाले रीजन से कोई लेन देन नहीं है। खजुराहो की बात करें तो ये बुंदेलखंड वाले रीजन में है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। जब भी हम पढ़ते हैं खजुराहो के इनके बारे में आर्ट एंड कल्चर में, तो वहां पर भी ये चीज हाईलाइट होती है कि हाँ भाई बुंदेलखंड वाला एरिया आ गया। तो दूसरा अगर आपका सही है, समझ रहे हैं, तो दूसरा तो लगभग लगभग सब में सही, बस डी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। शिरडी क्या विदर्भ में है? देखो जी शिरडी विदर्भ में नहीं है, पर अगर थोड़ा नासिक के ऊपर आप एक्यूरेटली चले गए ना कि मालवा में है नासिक, आप खुद देखो एक बार नासिक की लोकेशन, यहां पर आ गया आपका नासिक, और मालवा प्लेट्यू है वो इस तरीके से यहां पर एक्सटेंडेड है, तो मालवा में नहीं है नासिक, समझ गए। तो चौथा अगर आप एलिमिनेट करने की क्षमता कर लोगे ना, ये ऑप्शन आपकी अकेला ही पूरा बेड़ा पार करवा देगा, जरूरत ही नहीं पड़ रही कहीं पे इधर उधर भटकने की, सीधा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो चीजें थी वो ये है। पढ़ने का तरीका, क्या मैसेज लिया, सिटीज जो है उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से क्या कनेक्टिविटी है, कौन सा पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन वहां पर आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बता दो भाई। दिबांग, कामेंग, लोहित। ट्रिब्यूटरी पूछा, न राइट न लेफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों की तीनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड। यहां पर आप देख सकते हो लोहित है, सुबनसिरी है, कामेंग भी आके ऊपर से मिल जाती है, ठीक है। दिहांग, दिहांग, दिबांग, दिबांग इधर से आके मिल जाती है ना। ये नाम इनके एकदम क्लियर, हमने ब्रह्मपुत्र का नेटवर्क ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता आपको यहां पे कोई डिफिकल्टी आएगी। क्यों जी, सही बात बोल रहा हूं। चलो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड? अब देखो ये उस टाइम पर डिस्कवरीज हुई, इस वजह से ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये डिस्कवरी से रिलेटेड था, तो ये तीनों के तीनों बेसिन में शेल गैस आपको इजीली मिल जाएगी। मतलब ऐसी गैस जो कि नेचुरल गैस जो कि चट्टानों के बीच में ट्रैप्ड है, राइट। तो सेडिमेंट्री आपको मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा आराम से इन नदियों के पास में, नदियों के आसपास में तो सेडिमेंटेशन ऑलरेडी सेटल होता ही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, तो आंसर विल बी डी, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेडिटेरेनियन सी, ये देखो तो मेडिटेरेनियन सी इज बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बताओ भाई, क्या जॉर्डन था? जॉर्डन का तो आपका क्वेश्चन आ गया, जॉर्डन नहीं था ना, तो इसको हटा दो सबसे पहले। चलो जी बच गया आपके दो। इराक, इराक क्या था? लेबनान था, सीरिया था, बिल्कुल। तो इसका आंसर सी, इराक नहीं था। इराक तो आपका पर्शियन गल्फ की तरफ आपका ओपन करेगा, तो इसका आंसर सी चला जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर इराक देखो कहां चला गया, जॉर्डन देखो कहां चला गया, लेबनान और सीरिया तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेडिटेरेनियन सी को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है जी। और वैसे भी हाईलाइटेड जो भी ज्योग्राफिकल रीजन हो वो हमें ध्यान रखना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकल क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार? मतलब अंडमान निकोबार या फिर इंडियन टेरिटरी का भी यहां पर नाम दे देता तो भी आपको समझ लेना था कि इंडियन टेरिटरी के पास में इनमें से कौन सा आइलैंड ज्यादा क्लोजली लोकेटेड है। इंडियन का तो खैर यहां पे नहीं चलेगा, श्रीलंका चला जाएगा, बट हाँ ग्रेट निकोबार बोला है, तो ग्रेट निकोबार के हिसाब से देखें तो हमने अभी देखा था कि इधर अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार वाले एरिया से यहां से फिर आपका सुमात्रा आ जाता है, फिर जावा आता है।
और इधर से अगर देखोगे तो जो थाईलैंड वाला एरिया है वो एक्सटेंडेड आ जाता है नीचे, राइट। तो इस तरीके से सीधा आंसर इसका सुमात्रा। मतलब ये कि आपको साउथ ईस्ट एशियन मैप जो है उसको भी रिलेटिवली स्टडी करना है कि हाँ भाई इंडिया के साथ में कैसे है। तो इसका मतलब केवल साउथ ईस्ट एशिया नहीं, आपको इंडियन ओशियन में भी जो भी आपके आइलैंड कंट्रीज हैं उन पर भी ऐसे ही ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा हाईलाइट रहता है, न्यूज में आता रहता है। अब आप खुद देख लो, ये है सुमात्रा और यहां पर ग्रेट अंडमान आ गया आपका, राइट। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इफ यू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम, तो आप मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट से कितनों से पास होगे, इंक्लूडिंग दोज विच आर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। अब कोहिमा कहां गया, नागालैंड में, और कोट्टायम कहां गया, केरला में। अब आप बताओ काउंटिंग करके कि मिनिमम स्टेट्स में आप जितने भी रूट सोच सकते हो उतना सोचना है। ध्यान ये रखना है हमें कि हाँ भाई कोहिमा कहां पर चला गया, नागालैंड, नागालैंड से हम कहां पर एंटर होंगे, असम, असम को पूरा क्रॉस किया, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में हम आ सकते हैं या तो बिहार में घुस जाएं, झारखंड ये तो लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना हम उड़ीसा में घुसे, उड़ीसा के बाद में हम आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद में कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ऑप्शन है, और दोनों से फिर बाद में आप में केरला चले जाओ। तो एक मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम में 7। इससे नीचे अगर आप आ जाए तो बता देना भाई, क्यों जी, ये सीधा सीधा आप यहां से स्टार्ट होकर के यहां पहुंच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट। अब आप देखो, ज्योग्राफिकल फीचर कनेक्ट कर दिया आपको पॉलिटिकली कि स्टेट में कौन कौन से में फैला हुआ है। क्या 5 स्टेट्स में फैला हुआ है? काउंट करना स्टार्ट करो ध्यान से। हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से, लद्दाख भी हो गया आज के टाइम पे, तो पर उस टाइम जब क्वेश्चन आया था जम्मू कश्मीर ही था। जम्मू कश्मीर, फिर आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, हिमाचल के बाद में उत्तराखंड आ गया, फिर सिक्किम आ गया, सिक्किम के बाद में फिर आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाओगे। अब आपका दिमाग यहीं पे पैक हो जाएगा कि अच्छा इतना ही तो है भाई साहब। अगर आप इनको पूर्वांचल को इनको देखोगे तो वो भी तो कहीं ना कहीं हिमालय का एक्सटेंशन ही है। तो फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है, अरुणाचल के बाद में नागालैंड भी पहुंचोगे, मणिपुर भी पहुंचोगे। इस तरीके से जब लंबी लिस्ट तैयार होगी तब पता पड़ेगा अरे यार ये तो बहुत लंबा काम हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वहीं दूसरा, वेस्टर्न घाट्स केवल 5 स्टेट्स में फैला हुआ है। ध्यान से देखो भाई, गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, के बाद में केरला एंड तमिलनाडु। कितनी काउंटिंग आ रही है भाई, 6। ये तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत। तो पहला गलत, दूसरा गलत, दूसरा गलत, पहला गलत, तो बच गया केवल तीसरा। बच गया क्या, पुलिकट लेक। बिल्कुल, पुलिकट लेक जो है वो आप देखोगे कि कोरोमंडल कोस्ट में, इधर तमिलनाडु और इधर आंध्र प्रदेश, 2 स्टेट्स के बीच में फैली हुई है। इसमें कोई डाउट वाली आपको चीज होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो, ये देखो, ये रही यहां पे पुलिकट लेक की अगर बात करें तो ये पुलिकट लेक आपकी यहां पर लोकेटेड है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज श्रंक इमेंसली ड्राइड अप द रीसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ये बहुत ज्यादा उस टाइम पे हाईलाइट हुआ था कि अरल सी जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई अप हो गया, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए गए जिसके चलते जो नदियां पानी ला सकती थी ना अरल सी में, वो नदियां पानी लाना ही रुक गया। इस वजह से वहां पर सूखा पड़ गया और ये जो सी है, ये जो बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी वो खत्म होती चली गई। अल्टीमेटली ये ड्राई अप हो गई। अब वहां पर जो है वो लोग खेती कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मॉइस्चर सॉइल में बच रही है इस वजह से, अदरवाइज कोई नहीं। ब्लैक सी अभी भी मेंटेन्ड, अच्छी खासी रिवर्स आती हैं। लेक बेकाल का तो स्कोप ही नहीं बनता। क्या कारण है जी? लेक बेकाल आपको पता है रशिया में लोकेटेड है, साइबेरियन रीजन में, और वहां पर आपको पता ही है कि ऑलरेडी अच्छा खासा बर्फ है, तो वो तो उल्टा बढ़ेगा लेक बेकाल तो, क्योंकि वहां पर बर्फ पिघल रहा है अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो हमें पकड़ करके लिंक करना है। क्यों? ये आपका इस यहां पर आप देख सकते हो, ये है अरल सी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखो, among the following cities which one lies on the longitude closest to that of Delhi। दिल्ली जिस लॉन्गिट्यूड पे है उसी एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड पे साउथ में या किधर भी आपकी कौन सी सिटी देखने को मिल जाएगी आपको, ये बताओ। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, कौन सा जाएगा? बताओ भाई कौन सा जाएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे, आपने इंडियन मैप को ध्यान से देखा है तो हैदराबाद थोड़ा सा ईस्टवर्ड मूव कर जाएगा, नागपुर है वो भी थोड़ा सा ईस्टवर्ड रहेगा, पुणे थोड़ा सा वेस्टवर्ड रहेगा। इस तरीके से सेट करोगे तो केवल बेंगलुरु आपका एकदम प्रॉपर एक्यूरेट आएगा। हैदराबाद ईस्टवर्ड हो गया, नागपुर ईस्टवर्ड, जबकि पुणे थोड़ा सा वेस्टवर्ड रह गया एक्यूरेटली। इस तरीके से भी हमें थोड़ा सा देख लेने की जरूरत है। इसी तरीके से आपसे पूछे कि जिस लॉन्गिट्यूड, जिस लैटिट्यूड पे कलकत्ता है या कोलकाता है, उसी लैटिट्यूड पे आपको कौन सी सिटीज दिख रही है, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं भाई। ऐसे ही तो देखना होता है, एक क्वेश्चन से दूसरी चीजें देख लो, है ना। यही चीजें सीखने की होती हैं, ठीक है।
यहां पर अगर जयपुर है, जोधपुर है, जयपुर के सीधा लॉन्गिट्यूड पे कौन कौन सी सिटीज आ रही हैं, तो एक दो पे नजर डाल लो, जिससे आइडिया रह जाए कि हाँ भाई जयपुर से अगर थोड़ा साउथ में गए तो इंदौर भी मैच कर रहा था, सोलापुर भी मैच कर रहा था, औरंगाबाद भी मोर और लेस उसी टाइप पे सेट हो रहा था। ऐसे आपको रिलेटिवली स्टडी करने की हैबिट डेवलप कर लेनी है। आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ रीजन दिया हुआ जो रिसेंटली न्यूज में, उस टाइम पे न्यूज में रहा था, और दूसरी तरफ आपको कंट्री। कैटालोनिया स्पेन, ये बिल्कुल सही है। उस टाइम पे कैटालोनिया में सेपरेट, मतलब एक तरीके से अलग होने का मूवमेंट चला था कि हमें स्पेन से निकलना है, चलता रहता है वैसे, तो ये स्पेन वाला रीजन है। क्रीमिया हंगरी, अरे ये तो हर कोई आंख मीच के बता सकता है। यूक्रेन या रशिया नाम बोलता तो बात बनती, यूक्रेन का पार्ट रहा, 2014 में इसको रशिया ने हड़प लिया था, तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा आप हटा दो, ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, पहला हमारा सही है, पहला हमारा सही है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल दो ऑप्शन से आपका पूरा क्वेश्चन सही हो गया। मिडननाउ ये बिल्कुल सही है। ओरोमिया नाइजीरिया में नहीं, ये आपको इथियोपिया में मिलेगा। इसका मतलब आपकी कैटालोनिया आपका एकदम परफेक्टली मैच कर गया, एक तो नंबर 1, और दूसरा आपका मैच कर गया आपका मिनाडा नाउ। ठीक है जी, तो 1 और 3 आंसर इज सी। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। क्रीमिया यूक्रेन वाला ब्लैक सी वाले रीजन में लोकेटेड है, ये है सी ऑफ अजोव, और यहां पर ब्लैक सी, इन दोनों को वाटर बॉडी जो कनेक्ट करती है वो है आपकी स्ट्रेट ऑफ कर्च। यहां पर कर्च नाम से एक सिटी है, जिसके नाम पर ही इसका नाम स्ट्रेट ऑफ कर्च रख दिया, जो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है। कैटालोनिया इधर मेडिटेरेनियन सी की तरफ खुलता हुआ स्पेन का पार्ट हो गया। और ओरियोना की बात करें, ये क्या नाम है, ओरोमिया, ओरोमिया ये इथोपिया का पार्ट हो गया। ठीक है, एबिसिनियन प्लेट्यू के रीजन में आ गया। ठीक है, और मिंडानाओ की बात करें तो ये फिलीपींस में आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटा चीजें है, मिंडानाओ और ये रीजन है ना, ये उस टाइम पे न्यूज में रहे थे, कुछ ना कुछ यहाँ पर इवेंट हुए थे। एग्जैक्टली यही चीज आज के टाइम पे एप्लीकेबल है कि कोई भी रीजन आए ध्यान से समझ लेना उन चीजों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ये थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, सीक्वेंस वाइज इसमें गड़बड़ मत कर देना, है ना। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। टाउन्स आपके रिसेंट टाइम में न्यूज में रहे, सीक्वेंस में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अपने आंसर क्वेश्चन आंसर पे जाइए। ये 2018 क्वेश्चन है, ये उस टाइम पर आईएसआईएस और इनका जो खात्मा हो रहा था ना, उस टाइम की बात है, इसलिए न्यूज में रहा था। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर तालिबान का इनका एक्टिविटी बढ़ गई थी, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, बस उनको मैच करा दिया। कौन सा पेयर आपको करेक्टली मैच दिख रहा है? अलेप्पो की बात करें तो ये बिल्कुल सीरिया में है। किरकुक की बात करें तो यमन में बिल्कुल नहीं है। मोसूल की बात करें तो क्या ये पैलेस्टीन में है? ये दोनों के दोनों मैच नहीं करेंगे। अब आप अलेप्पो की बात करो, सीरिया में है, तो ए और बी इन दोनों में से आंसर जाएगा, मतलब दूसरा और चौथे में से आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है। अगर नीचे ऑप्शन भी एलिमिनेट करने की टेक्निक लगा करके चलोगे ना, तो आपको केवल और केवल दूसरा और चौथे में से एक ढूंढना है। अलेप्पो सीरिया में है, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा किरकुक यमन में नहीं है, तो ये गया, तो आपका आंसर इसमें सीधा बी चला जाता है। ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो, अलेप्पो सीरिया में है, किरकुक इराक में है, मोसूल इराक में है, और मजार शरीफ की अगर बात करें अफगानिस्तान में। और अभी रिसेंट टाइम में भी बहुत सारा ये वेस्टर्न एशिया न्यूज में रहा है। आपने खुद ने देखा कि किस तरीके से सीरिया में रिजीम कोलैप्स कर गया, वहां पर भी कितनी सारी अच्छा, टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर्स है उधर, रिवर से रिलेटेड आप देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, किस पर इजराइल ने कब्जाया है, कहां कहां से अटैक्स होते थे इजराइल पे, वो सारे लोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस रीजन में। फिर आ जाओ, आपको एक तरफ फेमस प्लेस बोल दी, दूसरी तरफ रिवर बोल दी, बताओ भाई करेक्टली मैच कौन सा है? देखो इसमें बोला है पंदरपुर, पंदरपुर जो है वो चंद्रभागा रिवर पर है क्या, बताओ। ठीक है, तिरुचिरापल्ली कावेरी पे है क्या, या हम्पी माल प्रभा पे है क्या? अब ध्यान से अगर एक एक को देखोगे, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री को अगर आपने अच्छे से देखा है, और थोड़ा बहुत भी विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ लिया, तो आपको क्लियर होगा कि यार हम्पी जो थी वो तो विजयनगर एम्पायर में थी, और वो तो कहीं ना कहीं तुंगभद्रा रिवर पे थी। तो तीसरा आप एलिमिनेट कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सीधा ए चला जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लो। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ सी और दूसरी तरफ बॉर्डरिंग आ गया, देख लो वही रीजन जिसके बारे में हम ऑलरेडी मैपिंग में अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब आप ऐसे देखो लिंक कैसे बनते चले जाते हैं आगे से आगे, थोड़ा 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 करके 2-4 क्वेश्चन को जंबल अप करो, एक नया क्वेश्चन तैयार कर देगी यूपीएससी। इसीलिए पीवाईक्यू लगाने बहुत जरूरी होते हैं। आप देखो, एड्रियाटिक सी क्या अल्बेनिया ज्वाइन कर रहा था? डेफिनेटली हमने देखा। ब्लैक सी की तरफ क्या क्रोएशिया था?
क्रोएशिया तो खुद एड्रियाटिक की तरफ था, तो दूसरा गलत। दूसरा अगर गलत करने की क्षमता आप में डेवलप हो गई तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आंसर बी आपका स्ट्रेट चला गया। फिर कैस्पियन सी के साथ कजाकिस्तान चलेगा, मेडिटेरेनियन सी के साथ में मोरक्को चलेगा, रेड सी के साथ सीरिया नहीं चलेगा। सीरिया किधर था? मेडिटेरेनियन सी की तरफ। तो 1 3 4 20 का सीधा आंसर चला गया। आप यहां पर देख सकते हो कैस्पियन सी, कैस्पियन सी में किटार, क्या डायलॉग है इसका? किटार मतलब कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान और रशिया। ये देख लो, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, किटार, सिंपल। एड्रियाटिक सी की अगर बात करें तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जोगोविना, इसके अलावा मोंटेनेग्रो आ गया, ग्रीस आ गया, ये एड्रियाटिक सी से। रेड सी की बात करें तो इधर यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन, गल्फ ऑफ अकबा के थ्रू, है ना। इधर थोड़ा सा इजराइल का भी गल्फ ऑफ अकबा के थ्रू ज्वाइन हो रहा है। इधर देखोगे तो इजिप्ट, इजिप्ट का ये सनाइन पेनिनसुला, सुडान, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया नहीं है, और सोमालिया आ जाएगा इसके साथ में। सोमालिया भी रेड सी के साथ नहीं आएगा, ध्यान रखें, समझ गए। इसके अंदर यहां पर आपका ये आ जाएगा, आप मोटा मोटा देखो यहां तक, एरिट्रिया तक। जिबूती भी है ना, वो बाबल मंदेब तक कनेक्ट कर रहा है। तो मोटे मोटे यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ठीक है, इजिप्ट, सऊदी अरब और एरिट्रिया, ये मोटे आ गए। और इसके अंदर भी अगर डायरेक्टली पूछे कि रेड सी से, डायरेक्ट रेड सी से कनेक्ट, तो इसमें इजराइल और जॉर्डन का नाम हट जाएगा। क्यों? क्योंकि गल्फ ऑफ अकबा के थ्रू ये कनेक्ट हो रहे हैं। फिर वहां पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, अगर इस तरीके क्वेश्चन उलझते हैं तो यूपीएससी खुद एलिमिनेट कर देती है कि हाँ भाई इस तरीके से ये चीजें तो कहीं ना कहीं रेड सी का एक्सटेंशन ही है गल्फ ऑफ अकबा। तो थोड़ा सा वहां पर अलर्ट होकर के आंसर देना है, बाकी उलझने के चांसेस मिनिमाइज कर देती है यूपीएससी, ठीक है। सी ऑफ अजोव, गल्फ ऑफ सॉरी स्ट्रेट ऑफ कच्छ, ब्लैक सी, दोनों कनेक्ट कर रही है, ठीक है जी। मेडिटेरेनियन सी की तरफ हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि 2020 में आपको पता ना वो इंसिडेंट हो गया था, गलवान वैली इंसिडेंट, इसलिए ये सियाचिन ग्लेशियर और ये आ गया था न्यूज में। बताओ भाई कहां पर लोकेटेड है? ये अक्साई चीन के ईस्ट में है। अगर सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो बड़ा ट्रिकी मामला खेलने की कोशिश की है। अक्साई चीन यहां पर चाइना ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है, सियाचिन यहां पर है। क्या ये ईस्ट में है अक्साई चीन के? नहीं। क्या ले के ईस्ट में है? ले यहां पर, ले के भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ये भी नहीं जाएगा। गिलगिट के नॉर्थ में है, गिलगिट तो इधर आ जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान, तो ये भी गलत है। बच गया क्या? नुब्रा वैली का नॉर्थ। इसमें कोई टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए, आंसर सीधा डी चला जाएगा। नुब्रा वैली का अगर रीजन देखोगे तो आपका ये मोटा मोटा नुब्रा वैली देखने को मिल जाएगा। ये लद्दाख में इधर ले आ जाएगा, ले के भी वेस्ट में, अक्साई चीन के वेस्ट में, और गिलगिट बाल्टिस्तान के साउथ ईस्ट में है। आ गई बात समझ में? ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ये भाई सीक्वेंस का थोड़ा कंफ्यूजन मत रखना भाई, ठीक है, हमें देखना है यहां पर पीवाईक्यूज को। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, एक तरफ रिवर दी हुई है, दूसरी तरफ फ्लो दिया हुआ है, ठीक है जी। मैकोंग रिवर क्या अंडमान सी में जाके गिरती है? मैकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और क्या इधर आके गिरती है? नहीं, ये साउथ चाइना सी की तरफ जाके गिरती है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ये गया, ये गया। थेम्स रिवर आयरिस सी में? नहीं, ये नॉर्थ सी की तरफ जाती है, आयरिस आयरलैंड की तरफ मूवमेंट ही नहीं है इसका, तो ये भी नहीं जाएगी। वोल्गा रिवर कैस्पियन सी, बिल्कुल सही है ये, और ज़ैम्बेजी इंडियन ओशन, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 के हिसाब से आंसर इज सी। अब यहां पर हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि वर्ल्ड की जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उन रिवर्स का फ्लो, कि कौन कौन से कंट्रीज के थ्रू फ्लो हो रही है, इसके अलावा उनका माउथ, और उसके अलावा उन पर लोकेटेड इंपॉर्टेंट सिटीज। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट मैप हो जाता है। तो ये क्वेरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो जी, इस तरीके से मोटा मोटा जो भी था हमारा इस वीडियो में वो होता है खत्म। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के पीवाईक्यूज लेकर आऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।